चलिए डिस्कस करते हैं 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। कौन सी डेटा सुरक्षक रणनीति 3 प्रांतियों, 2 माध्यम और एक ऑफसाइट स्थान की सिफारिश करती है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, जीरो ट्रस्ट, 3-to-1 नियम, साइबर हाइजीन या डाटा वॉल्ट। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 3-2-1 नियम। दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल है, आपका फ़ोन या लैपटॉप का डाटा कितना इंपॉर्टेंट है? उस डाटा में हो सकता है फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, पासवर्ड, प्रोजेक्ट्स। अगर यह सब 1 सेकंड में डिलीट हो जाए तो शॉक लगेगा ना। और इसी रियल प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए हर साल 31 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बैकअप डे। वर्ल्ड बैकअप डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 31 मार्च, मतलब आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इस रियल प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। किसको? डाटा लॉस के प्रॉब्लम को। इस इनिशिएटिव की शुरुआत फ्रेंड्स 2011 में की गई थी, एक डिजिटल कंसल्टेंट इस्माइल जौतौन के आइडिया से, जो रेडिट कम्युनिटी से वायरल हुआ था। और इसके पीछे एक इमोशनल स्टोरी है। एक स्टूडेंट ने अपना 5 साल का एकेडमिक डाटा लूज कर दिया था हार्ड ड्राइव फेलियर होने के कारण, और यहीं से ग्लोबल अवेयरनेस मूवमेंट शुरू हुआ। अब एक शॉकिंग डाटा सुनो, दुनिया भर में लगभग 30% लोग कभी बैकअप अपने डाटा का रखते ही नहीं है। और रियलिटी क्या है? हार्ड ड्राइव्स फेल हो जाती हैं, और फेल नहीं तो खराब हो जाती हैं। इसलिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रिकमेंड करते हैं यह 3-to-1 बैकअप रूल। ये क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब यह है कि कोई भी डाटा की 3 कॉपियां बना के रखो, तो डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस में अलग अलग रखो, जैसे हार्ड ड्राइव, क्लाउड या किसी और डेस्कटॉप या कंप्यूटर में। और एक कॉपी ऑफ साइट होनी चाहिए, जो कि लास्ट ऑफ द रिजॉर्ट में काम आए। यह जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, यह सिर्फ पर्सनल यूज के लिए नहीं, यह गवर्नमेंट और कंपनीज के लिए भी क्रिटिकल है। क्योंकि अगर पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया तो वर्ल्ड बैक ये बैकअप काम आ सकता है। क्योंकि आज की डेट में डाटा ही नया ऑयल है, और साथ में हमारा पर्सनल डाटा भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जब हमें जरूरत हो। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूवैज्ञानिक प्रणाली ट्रांस हिमालय में द्वितीय आर्क से पोस्ट क्लोजिंग मैग्नेटिज्म तक 3 चरणीय विकास को दर्ज करती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, लद्दाख आर्क, डेक्कन ट्रैप, अरावली बेल्ट या धारवा कैंटोन। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, लद्दाख आर्क। फ्रेंड्स, लद्दाख मैग्नेटिक आर्क यह क्या है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। हिमालय को हम सिर्फ माउंटेन्स के रूप में देखते हैं, लेकिन रियलिटी में यह एक जियोलॉजिकल हिस्ट्री बुक की तरह है। और हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है लद्दाख मैग्नेटिक आर्क। यह आर्क स्पैन करता है जुरासिक से एन्कोनियो पीरियड तक, मतलब 201 मिलियन वर्ष से 34 मिलियन साल पुराने तक, मतलब डायनासोर के ज़माने से भी बहुत पहले। और ये कैसे बना है? यह न्यू टेटाइट ओशन नाम के एक एशियंट ओशन थी यहाँ पर, उसी ओशनिक प्लेट की सब्जेक्ट होने के कारण यह बना है, जब यूरेशियन प्लेट जो है वह नीचे आ गई है। इसके फेज 1 में एक इंट्रा ओशनिक आइलैंड आर्क बना था। आप यह यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, जब मेंटल से काफी मैग्नमा इरप्ट हुआ था। और यह 3 फेजेस में काम किया है। फेज 2 में जब कॉन्टिनेंटल इंटरेक्शन हुआ तो बना लद्दाख बैदोलिथ। और फेज 3 में भारत और एशिया कोलाइड हुए, और पोस्ट कोलिजन जो है हिमालय का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस ईंधन को CSIR NCL द्वारा डीजल और LPG के स्वच्छ विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मेथनॉल, एथेनॉल, DME या हाइड्रोजन। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, DME, डाईमिथाइल ईथर। फ्रेंड्स, डाईमिथाइल ईथर को फ्यूचर का फ्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि आज की दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है फ्रेंड्स? तो वो है साफ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी।
और इस रेस में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है डाइमिथाइल ईथर। यह डेवलप किया गया है CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के द्वारा। फ्रेंड्स, ये DME क्या है? तो यह एक सिंथेटिक फ्यूल है जो मिथेनॉल से कैटालिटिक प्रोसेस के थ्रू बनता है। और यह रॉ मटेरियल फ्रेंड्स क्या हो सकता है? इसका रॉ मटेरियल हो सकता है कोल, बायोमास, नेचुरल गैस और जो वेस्ट होता है हट्टे का। मतलब इससे सर्कुलर इकोनॉमी और एनर्जी सोल्यूशन दोनों मिल सकते हैं। इसका बिगेस्ट एडवांटेज है इसका CTN नंबर बहुत हाई होता है। मतलब इग्निशन जो क्वालिटी होती है वो बहुत एक्सेलेंट होती है। और एमिशंस में क्या होता है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। बहुत ही कम मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के गैसेस रिलीज होते हैं कंपेरेटिव टू जो अभी हम लोग ट्रेडिशनल फ्यूल यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि क्लीन कंबशन हो सकता है। इस कंपोनेंट को आप याद कर लीजिए, इस नाम को DME को। ये हो सकता है फ्यूचर की क्लीन एनर्जी से रिलेटेड सवालों में पूछा जा सके या ऐसा कोई सवाल पूछा जाता है तो आप उसमें इसका आंसर के रूप में जिक्र कर सकते हैं। इसके यूज कैसे कर सकते हैं? तो इसका यूज मॉडिफाइड डीजल इंजन और LPG इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में किया जा सकता है। भारत ने हाल ही में पायलट स्केल पर इसका प्रोडक्शन इंक्रीज किया है जो 250 किलोग्राम पर डे से 220 किलोग्राम पर डे से 250 किलोग्राम पर डे तक इसे पहुंचाया है। और भारत का टारगेट है कि 2.5 टन पर डे इंडस्ट्रियल स्केल का पर इसका प्रोडक्शन किया जा सके। इससे LPG का जो इंपोर्ट है फ्रेंड्स वह कम होगा, जिससे कुल मिला के $1 बिलियन के करीब करीब की सेविंग्स होगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मेघमलाई वन जीव अभयारण्य में 9 नई प्रजातियों की खोज हेतु जीव संरक्षण सर्वेक्षण किया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड ZSI, WII, FSI या BNHS। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ZSI अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मेघमलाई डिस्कवरी। दोस्तों, भारत की डाइवर्सिटी का जो मैटर है वो दुनिया के टॉप कंट्रीज में आता है, क्योंकि भारत की डाइवर्सिटी बहुत ही डाइवर्स मतलब बहुत ही अलग अलग वैरायटियों में पाई जाती है। इसका एक प्रूफ हाल ही में मिला है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किए हैं 9 नए स्पीसीज। अच्छा, यह मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में और ये एरिया आता है थेनी डिस्ट्रिक्ट में, जो केरला बॉर्डर के पास आता है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल भी है। यह पेरियर टाइगर रिजर्व के बफर जोन है। 2021 से यह पार्ट है श्रीविल्लीपत्थुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व का, जो भारत का 91वां टाइगर रिजर्व है। यह रीजन बिलोंग करता है वेस्टर्न घाट्स को, जो एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ का इकोसिस्टम भी बहुत यूनिक है। यहाँ स्क्रब फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है और हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत का फ्लोटिंग लाइडार बायो सिस्टम विकसित किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड इसरो, DRDO, IMD या NIOT। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स NIOT। अब ये NIOT क्या है फ्रेंड्स? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, वेदर प्रिडिक्शन और विंड एनर्जी प्लानिंग का फ्यूचर किस पर डिपेंड करता है? एक्यूरेट डाटा पर। और यह डाटा अब तक कहां से अब आ रहा है? एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से। कहां से आ रहा है? लाइडर बोयर सिस्टम से। इसे डेवलप किया गया है NIOT द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया। NIOT जो है फ्रेंड्स, यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर काम करता है। इसका भी टेस्ट हुआ है मुत्तुम कोस्ट तमिलनाडु के पास। ये लाइडर होता क्या है फ्रेंड्स? तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह काम कैसे करता है? तो इसमें से लेजर पल्सेस जो है एटमॉस्फेयर में भेजे जाते हैं और एयरबोर्न पार्टिकल इससे रिफ्लेक्ट होते हैं और जो सिग्नल आते हैं वापस उसे एनालिसिस करके पता किया जाता है कि विंड का डाटा क्या होगा। मतलब विंड की स्पीड, डायरेक्शन और उसका वेरिएशन 300 मीटर की हाइट तक क्या रहेगा। अच्छा, ये माउंटेड जो होता है ये माउंटेड होता है एक फ्लोटिंग बॉय पर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये फ्लोटिंग बॉय है और यह सिस्टम है वो। मतलब
यह रिमोट ओशंस एरिया में भी डिप्लॉय हो सकते हैं। अच्छा, इसका ट्रेडिशनल सिस्टम से क्या डिफरेंस है? तो ट्रेडिशनल सिस्टम के मुताबिक कंपेरिजन में यह कंटिन्यूस रियल टाइम डाटा देता है और इसमें कोई फिक्स टावर की लिमिटेशन भी नहीं है। इसका एप्लीकेशन जो है फ्रेंड्स, वह ऑफशोर मतलब जो समुद्र में विंड एनर्जी प्लानिंग, साइक्लोन प्रेडिक्शन और वेदर फोरकास्टिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी कम होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, गुंजन, जयश्री देवी, चंद्रिका पुजारी या राधामणि। इसका सही जवाब है श्री चंद्रिका पुजारी। दोस्तों, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो अक्सर फोकस हमारा ओलंपिक्स या सीनियर लेवल पर होता है, लेकिन एक असली फाउंडेशन जो होती है फ्रेंड्स, वह यूथ लेवल पर होती है और इसी फाउंडेशन की स्ट्रेंथ का प्रूफ मिलता है इंटरनेशनल यूथ बॉक्सिंग टूर्नामेंट में, जो कंडक्ट हाल ही में हुआ था थाईलैंड में। कहाँ? बैंकॉक में। कब हुआ था? 8 मार्च से 15 मार्च के बीच में हुआ था। इसमें चंद्रिका पुजारी जी ने गोल्ड जीता है। ये है श्री चंद्रिका पुजारी। किस कैटेगरी में? 51 किलोग्राम की कैटेगरी में। और फाइनल में उन्होंने हराया था उज्बेकिस्तान की माराडोनोवा नाचोकोत को, जो अपने आप में भी बहुत माहिर खिलाड़ी मानी जाती हैं। इसमें भारत ने कुल 5 मेडल जीते थे इस चैंपियनशिप में। एक गोल्ड, दो एक गोल्ड, 3 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। सिल्वर जो मेडल है वो गुंजन, जयश्री देवी और अंबेकर मेहताई ने जीते थे और ब्रॉन्ज जीता था राधामणि लोंगजाम ने। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस गजपति शासक का उल्लेख लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर गुंटूर में मिले नए तेलुगु शिलालेख में किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कपिलेंद्र, पुरुषोत्तमा, प्रतापरुद्र या नरसिम्हा। इसका सही जवाब है पुरुषोत्तमा। फ्रेंड्स, हिस्ट्री सिर्फ बुक्स में नहीं होती, हिस्ट्री पत्थर पर भी डिपिक्ट की गई है। और ऐसे ही फैसिनेटिंग डिस्कवरी हुई है 15th सेंचुरी के तेलुगु इंस्क्रिप्शन जो मिला है लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल में। इसकी लोकेशन है आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। यह इंस्क्रिप्शन कहाँ एंग्रेव्ड हुआ है? यह मंडप के स्टोन पिलर्स के दोनों साइड पर एंग्रेव्ड हुआ है और यह इंस्क्रिप्शन बताता है एक ऑफिसर का नाम कुमारगुरु महापात्रा, जो सर्वे कर रहे थे गजपति एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। यह वो इंस्क्रिप्शन है और डायरेक्टली लिंक करता है उड़ीसा के पावरफुल रूल जो शासक पुरुषोत्तम देवा से। मतलब क्या? गजपति जो एम्पायर था उसका इन्फ्लुएंस वो आंध्र कोस्टल रीजन तक एक्सटेंडेड रहा है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, नरसिम्हा आइडल को शिफ्ट किया गया था कोडावीडू फोर्ट से और मंडप के पिलर्स भी वहीं से ट्रांसपोर्ट किए गए वहीं से ट्रांसपोर्ट होने का यह एविडेंस भी मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, भूमिका श्रेष्ठा, सुनीता राय, अंजलि लामा या मनीषा कोइराला। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, भूमिका श्रेष्ठा। दोस्तों, राइट्स मिलना एक स्टेज होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन मिलना एक अलग ही लेवल होता है और साउथ एशिया में एक हिस्टोरिक मोमेंट हाल ही में क्रिएट हुआ है। श्री भूमिका श्रेष्ठा बन गई हैं नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी। वह इलेक्ट हुई हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से। और वह सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, वह एक प्रोमिनेंट एलबीजीटीक्यू राइट एक्टिविस्ट भी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2026 में 7 वॉल्केनिक समिट्स की सबसे तेज चढ़ाई का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अरुणिमा सिन्हा, संतोष यादव, बछेंद्री पाल या अमनीश वर्मा। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, अमनीश वर्मा। दोस्तों, दुनिया में माउंटेनिंग का एक एलीट चैलेंज होता है 7 वॉल्केनिक समिट्स,
मतलब हर कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट वोल्केनो क्लाइम करना। और इस एक्सट्रीम चैलेंज को कंप्लीट करके भूपति राजू अमनीश वर्मा ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। टाइम क्या था? उन्होंने टाइम दिया है इसमें 92 दिन 4 घंटे और 45 मिनट का। उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी माउंट एल्ब्रस। अच्छा फ्रेंड्स, आपको पता है माउंट एल्ब्रस कहाँ पर है? तो माउंट एल्ब्रस है रशिया में, और उन्होंने अपनी जर्नी 23 अक्टूबर 2024 में स्टार्ट की थी और एंड हुई उनकी जर्नी माउंट सिडली अंटार्कटिका पर। उनकी जर्नी एंड हुई थी 23 जनवरी 2025 में। उनको हाल ही में फरवरी 2026 में इस बात के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने इसके साथ साथ जो पीक्स कॉन्कर की हैं वो है किलिमंजारो, दामावाड़ और पिको डी ओरिजबा। और इसमें से सबसे टफ है माउंट सिडली जो अंटार्कटिका में है। और एक हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ओजस डेल सोलेडो। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने NYSAF 2026 में पुरस्कार विजेता एनिमेटेड फिल्म CHYIMI सिमी का निर्देशन किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, पार्थ महंता, अनुराग बासु, प्रसून जोशी या विशाल भरद्वाज। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, पार्थ महंता। दोस्तों, भारत की सॉफ्ट पावर सिर्फ बॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं है। आज रीजनल स्टोरीज भी ग्लोबल स्टेज पर शाइन कर रही हैं, और इसी का एक परफेक्ट एग्जांपल है शैमी फिल्म। इस फिल्म ने जीता है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल 2026 में है। इसको याद कर लीजिए फ्रेंड्स, इसमें से MCQ जरूर आएगा। अच्छा, इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर पार्थ सारथी महंता, जो एक सीनियर IPS ऑफिसर भी हैं। वह करंटली सर्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुवाहाटी एज ए गुवाहाटी कमिश्नर। मतलब एक साइड लॉ एनफोर्समेंट और दूसरी साइड क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग। यह फिल्म रिप्रेजेंट करती है आसामीज कल्चर थ्रू एनिमेशन। अच्छा, हमने बात की यहाँ पे NYSAF का। तो ये NYSAF जो है वह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ इनोवेटिव शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म्स दिखाई जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था दत्तक माताओं के मातृत्व अवकाश पर आयु सीमा किसने समाप्त की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट, संसद, विधि आयोग या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट तब मीनिंगफुल होता है जब वो ग्राउंड लेवल पर भी अप्लाई हो, और एक ऐसी ही लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा। केस था हसमदीनी नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इशू क्या था? एडॉप्टिव मदर्स के मैटरनिटी लीव पर रिस्ट्रिक्शन। पहले रूल था लीव सिर्फ तब मिलती थी जब एडॉप्टेड चाइल्ड 3 महीने से कम एज का हो। कोर्ट ने कहा कि यह रिस्ट्रिक्शन जो है यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसे एक्सटेंड किया है 12 हफ्ते मैटरनिटी लीव के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ चाइल्ड एज। लीगल रीजनिंग क्या है? तो लीगल रीजनिंग यहाँ पे बनती है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी और आर्टिकल 21 में राइट टू डिग्निटी। कोर्ट ने एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन दिया, एडॉप्शन भी रिप्रेजेंटेटिव ऑटोनॉमी का पार्ट है। चलिए फ्रेंड्स, अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम यूनाइटेड किंगडम, इटली और जापान द्वारा छठी पीढ़ी के फाइटर जेट विकसित करने के लिए संचालित किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, FCAS, GCAP, AMCA, AMCA या तेजस। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। फ्रेंड्स, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकने के लिए, लेकिन मंजिल पाने के लिए एक संकल्प ही काफी है। तो एक संकल्प लीजिए और लग जाइए। अगर आपको आज का सेशन इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।